देख चैप्टर का नाम है यहाँ पे लाइट, ठीक है। पहली बात, इस लाइट के अंदर हमें यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए कि कोई भी एक जो आपके ऑब्जेक्ट है वो हमें एक तो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, ठीक है, और एक कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे सामने वो आपके वाइट क्यों दिखाई देता है। दो रीजन पहली बात तो ध्यान रखना। ब्लैक क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जितना भी आपकी कोई भी ब्लैक चीज़ है उसके ऊपर डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर से जितना भी आपके प्रकाश आ रहा है, ठीक है, जो सनलाइट आ रही है वो सारी सनलाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, तब वो आपकी वस्तु कैसे दिखाई देगी, ब्लैक। और अगर यहाँ पे वो सारी लाइट को वापस आपकी एक्साइट कर देगी तो वो कैसे दिखाई देगी, वाइट। लेकिन कोई मान लो कि आपकी कोई भी चीज़ आपकी येलो है तो वो येलो क्यों दिखाई देती है, क्योंकि जितना भी लाइट आ रहा है उसके ऊपर यहाँ पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तौर से तो वो आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करती है कि येलो आपकी कलर होता है इसे उसको एक्साइट करती, बाकी वाले को एक्साइट नहीं करती, तो वो वस्तु कैसे दिखाई देगी, येलो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार यहाँ पे आपके फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर के अंदर कि एक ग्रीन प्लांट है, प्लांट कैसे है, ग्रीन, फिर भी आपके ग्रीन लाइट के अंदर एब्जॉर्वेशन आपके जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एकदम जीरो होती है, क्यों, रीजन बता सकता है। ग्रीन लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, क्यों, क्या होगा कारण। लाइट भी हरी है, पत्ती भी हरे, तो वो आपकी ग्रीन कलर को वापस क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, तो उस ग्रीन कलर के अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना है यहाँ पे कि सनलाइट हमारे यहाँ पे जो भी एकमात्र जो आपकी नेचुरल जो सोर्स है लाइट का वो क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, और कोई नेचुरल सोर्स है ही नहीं यहाँ पे। और इस सन के द्वारा जो भी लाइट्स आती है उस लाइट के द्वारा हमें जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे विजिबल होता है। इसके बाद में एक और बात ध्यान में रखनी इसी सनलाइट के अंदर कि सनलाइट से आने वाला जो इस सन से आने वाली जितनी भी लाइट है वो तो एक तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपके कुछ पार्टिकल्स के रूप में आ सकती है, ठीक है, या फिर जो आपकी लाइट आती है वो आपकी एक तरंग के रूप में, एक आपकी वेव के रूप में क्या करती है, मोशन करती है। तो ये आपके प्रकाश की क्या होगी, दो अलग अलग नेचर हो गई ना, तो इसे कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे प्रकाश की द्वैत प्रकृति, द्वैत प्रकृति का मतलब डबल नेचर, क्या कहा जाता है इसको, डबल नेचर कहा जाता है, क्योंकि दो अलग अलग प्रकृति होगी, एक तो पार्टिकल्स की प्रकृति होगी और एक कौन सी होगी, यहाँ पे वेव की प्रकृति। क्योंकि अपने घरों के अंदर जो रोशनदान होते हैं बाहर से तो लाइट आती है तो वो कणों के रूप में दिखाई देती है, तो उस प्रकार हम कह सकते हैं आपकी कण के रूप में और तरंग के रूप में, वेव के रूप में, दोनों के रूप में मोशन करता है, तो इसे हम यहाँ पे डबल नेचर कह सकते हैं। और इस डबल नेचर के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था यहाँ पे डी ब्रोगली। क्या नाम था उसका, डी ब्रोगली, याद रहेगी ये चीज़ यहाँ पे। चलो अब देख नेक्स्ट, यहाँ पे हमेशा जो लाइट है उसको अगर हम यहाँ पे सीधा करते हैं वो सीधी जाएगी, ऐसे थोड़ी भी सामने कोई दीवार आएगी तो उसको कूद कर आगे वापस चली जाएगी, नहीं जाएगी ना। हमेशा लाइट है वो एकदम आपके स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या करेगी, मोशन करती है या फिर सीधी जाएगी। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे सामने आता है यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में, किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में। अब रिफ्लेक्शन की जो प्रोसेस होगी, ये जो इंसिडेंट होगा ये आपके एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए। सरफेस कैसा होना चाहिए, यहाँ पे स्मूथ सरफेस, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मिरर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिरर। तब आपकी कौन सा इंसिडेंट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। मान लो कि भाई हमारे सामने ये कोई भी आपकी सरफेस एरिया है और ये सरफेस एरिया कैसा, एकदम स्मूथ है, ठीक है, कैसा यहाँ पे, स्मूथ। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे जो भी लाइट डालेंगे, जैसे ये लाइट आ रही है तो इस सरफेस से टकराने के पश्चात ये वापस आपके उसी डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी, इस प्रकार से। नॉर्मली ये रूल होता है आपकी प्रकाश की रेखा भी, घर के अंदर भी जो मिरर होता है उसमें सीधी डालेंगे वो सीधी आएगी, तिरछी डालेंगे वो वापस आपके उस डायरेक्शन में जाएगी, नीचे से ऐसे डालेंगे तो वो आपके ऊपर से ऐसे जाएगी। तो इसमें ध्यान में रखना प्रकाश की रे जारी है, इस प्रकार से यहाँ पे आने वाली जो आपकी ये प्रकाश की रे जो इस आपकी सरफेस पे आ रही है, ठीक है, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जैसे आपकी सरफेस से यहाँ से टकराएगी तो वापस उस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब आपकी मीडियम एक ही है, दोनों मीडियम एक ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई। तो ये आपकी कौन सी रे होगी, यहाँ पे कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे एकदम आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसी के बीच में यहाँ पे एक नॉर्मल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नॉर्मल।
और नॉर्मल क्या करेगा, मान लो जो भी यहाँ पे एंगल बन रहा था पहले, मान लो 120 डिग्री जितना भी था, उस एंगल को हमेशा आपके दो बराबर भागों के अंदर क्या कर देगा, इक्वल भागों के अंदर डिवाइड कर देगा। तो ये कोण आपकी इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। आई से क्या बना, इंसिडेंट एंगल, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड एंगल। कभी एग्जाम के अंदर पूछे आपको यहाँ पे इंसिडेंट आपके जो एंगल है इसकी यहाँ पे डेफिनेशन पूछे, तो नॉर्मल और आपके इंसिडेंट रे के बीच में जो भी आपके एंगल बनता है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर आपको पूछे आर के बारे में, तो रिफ्लेक्टेड एंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड जो रे है इनके बीच में जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा। तो ये आपके किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की, कि कोई भी आपकी स्मूथ सरफेस है उस पर आपकी कोई इंसिडेंट रे है, वो उससे टकराने के पास उस सरफेस आपके जो प्लेन होता है, आपकी प्लेन सरफेस होता है, उससे टकराने के पास वापस आपके उसी मीडियम के अंदर विपरीत डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, और वापस टकरा कर जाने वाली रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब आती है बात इसकी रूल की। आपके रिफ्लेक्टेड रूल होते हैं दो। पहला रूल कौन सा होता है, एंगल आई इक्वल एंगल आर, मतलब आपकी इंसिडेंट एंगल और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा सेम होगा। अब यहाँ से एक देख लॉजिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन की मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लॉजिक क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको देगा भाई कोण, यहाँ पे मान लो इस कोण का मान देगा, ये जो कोण है आपसे ये कोण देगा सर ये आपकी 30 डिग्री का, कितनी डिग्री का, तो वो पूछेगा आपको कि अगर आपके, मैं एक बार मान लिख देता हूँ, ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया M, और ये हो जाएगा यहाँ पे N, ये हो जाएगी A, और ये हो जाएगी यहाँ पे B, और ये हो जाएगी यहाँ पे आपके, इसको क्या लिखें, N लिख लें, N तो हो गया, इसको लिख लें X लिख लें। ठीक है, आपको देगा भाई एंगल, यहाँ पे देख एंगल कौन कौन सा दे रखा है, एंगल BON आपको दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है, 30 डिग्री। तो आपको पूछेगा यहाँ पे कौन, वो पूछेगा AOX की वैल्यू बताइए, बता सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगाना और कुछ नहीं है, सेम ही है। एंगल AOX की वैल्यू बतानी कितनी होगी, कितनी होगी बता, सही है। AOX 30 कैसे होगा भाई, मैंने इस एंगल का मान थोड़ी दिया, इसका दिया मैंने ये एंगल दिया, इसके बीच वाला ये थोड़ी दिया। अगर ये देता तो हाँ 60 का होगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है भी पूरा एंगल कितने डिग्री का हो सकता है, 90 का हो सकता है। 90 में से ये दे दिया आपकी 30, तो ये कितना बचेगा पीछे, 60 का, ये 60 का, तो ये भी 60, और ये भी कितना होगा यहाँ पे 30। तो थोड़ा लॉजिक ध्यान में रखना, इस लॉजिक का बहुत सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भाई ये एंगल इतनी डिग्री का है तो यहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल बनेगा। और सेकेंड नंबर आपके पास यहाँ पे रूल पूछा जाता है कि रूल कौन सा होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल, ये तीनों आपके सेम ही पॉइंट के ऊपर, इनकी पोजीशन आपकी सेम ही पॉइंट पर होती है। ठीक है, तो ये आपके इसका क्या हो जाएगा, दूसरा रूल हो जाएगा। ये तो गई यहाँ पे आपके रिफ्लेक्शन के बारे में नॉर्मल। एक आता है यहाँ पे आपके विवर्तन, इंग्लिश में क्या करते हैं विवर्तन को, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि भी ये आपकी टॉर्च है इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, इससे आपकी लाइट जा रही है ऐसे, मान लो कोई छोटा सा पार्टिकल आ गया तो ये लाइट आपके इससे के सिरों से इस प्रकार से टर्न कर के आगे जाती है, तो ये रिफ्लेक्शन क्या कहलाता है। इसमें देखिए इसका वर्ड क्या दे रखा है, विवर्तन, इस हिंदी में कहते हैं इसको विवर्तन। मतलब पार्टिकल्स अगर बीच में आ गए यहाँ पे कोई भी लाइट रे के, तो उसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, वो आपकी विवर्तन कहलाता है। स्टार्टिंग के अंदर देख एक पैराग्राफ दे रखा है यहाँ पे, हाँ इसमें देखें, हाँ नाम दे रखा है, एक गहरे अक्षरों में नाम है, इसमें देख ये क्या, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्ज या निकलना, इसमें नाम दे नहीं रखा, एक इसमें बता देता हूँ मैं।
इंग्लिश में पता नहीं क्या कहते हैं इसको। ये स्टार्टिंग में अंदर दे रखा ये वर्ड देख, फिनोमन है ना, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मतलब यहाँ पे जो अगर पार्टिकल्स आ जाए कहीं पर भी, ये आपकी टॉर्च से मान लो कोई भी आपका लाइट का सोर्स है, लाइट निकलेगी ऐसे, तो इससे के बीच में कोई भी छोटा सा पार्टिकल्स आ जाए तो ये आपकी लाइट है इसके किनारों से इस प्रकार यहाँ पे मोड़ने की, टर्न करने की यहाँ पे नेचर दर्शाता है। इसी को हम यहाँ पे विवर्तन या फिर क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। मान लो कि भाई आपके पास इतनी दीवार है यहाँ तक, उधर से कोई टॉर्च डाले दीवार के इस तरफ, तो हमें ऐसा पता तो लगे भाई ऊपर से यहाँ पे हाँ लाइट है उस तरफ है ना, तो वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ये तो हो गया यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में, ये पढ़ लिया हमने यहाँ पे डिफ्रैक्शन के बारे में। अब हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट यहाँ पे, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस मिरर के बारे में, मतलब मिरर के टाइप कितने होते हैं। और मिरर के टाइप के अंदर यहाँ पे मेन रूप से आपके दो टाइप आते हैं, ठीक है। एक तो प्लेन मिरर और एक कौन सा होता है, स्फेरिकल मिरर होता है। एक तो प्लेन मिरर हो गया और एक कौन सा, स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप ऑफ मिरर। पहले मिरर के टाइप पढ़ लेते हैं, साथ में वो प्लेन वगैरह आ जाएंगे सारे। दो टाइप के हो जाएंगे, एक तो हो जाएगी यहाँ पे प्लेन मिरर और एक कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। तो पढ़ के नहीं आया पहले साथ में, हाँ तो ना सर पढ़ाएंगे बस, क्या है थोड़ा पढ़ के आना चाहिए। अब देख इसमें यहाँ पे प्लेन मिरर के अंदर यहाँ पे कि भी इस मिरर की डेफिनेशन क्या होगी, विच मिरर्स, जिसकी यहाँ पे आपके जो सरफेस हो, आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस वो एकदम प्लेन हो, वो कैसा मिरर कहलाएगा यहाँ पे, प्लेन मिरर। हाँ मतलब उसकी जो सरफेस होगी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस वो एकदम प्लेन होगी, वो आपके प्लेन मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर के अंदर यहाँ पे जो आपकी सरफेस होगी इसकी यहाँ पे वो कर्व्ड होगी, ठीक है। और ये आपके कितने टाइप के हो जाएंगे, दो। एक तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, कॉनकेव हो जाएगा मिरर, एक तो कॉनकेव मिरर, और एक कौन सा जाएगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके दो टाइप के यहाँ पे मिरर हो जाएंगे। अब बात आ रही है यहाँ पे कॉनकेव मिरर कैसे कहेंगे, जिसमें ध्यान में रखना कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा वो आपके अंदर की तरफ दर्शा हुआ, कौन सा, अंदर की तरफ, ठीक है। इंग्लिश में समझ आएगा ना, तो चलो। और कॉन्वेक्स के अंदर यहाँ पे जिसका सरफेस हो, आपकी रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है वो आउटसाइड की ओर हो, ये आपके इनसाइड की तरफ रहेगा, और ये कहाँ पे रहेगा, आपकी आउटसाइड की तरफ रहेगा, तो वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। और प्लेन के अंदर जो सरफेस होगा वो एकदम प्लेन होगा। अब इसके द्वारा प्लेन मिरर के अंदर हमें जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, सॉरी जो आपकी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, पहले बात तो प्लेन मिरर। आपके घरों के अंदर जो हम यूज़ लेते हैं मिरर वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है ना। तो प्लेन मिरर के सामने हम देखते भाई जितनी डिस्टेंस पे आपके ऑब्जेक्ट है उनमें आपकी इमेज भी उतनी डिस्टेंस में बनेगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे उस जो आपके मिरर है उस मिरर के सामने जाएंगे तो हमारी इमेज बड़ी बनती जाएगी, और दूर जाएंगे तो इमेज क्या होगी, छोटी बनती जाएगी, ठीक है। दो रूल यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें लेटरल रिफ्रैक्शन होता है, लेटरल रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारा जो दायां पार्ट होता है वो बायां और बायां पार्ट दायां। लेफ्ट साइड आपके राइट साइड की तरफ दिखाई देती है और राइट साइड आपके लेफ्ट साइड की तरफ दिखाई देती है, वो आपकी लेटरल रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पे, लेटरल रिफ्रैक्शन। समझ गया ना इसको, तो यहाँ पे लेटरल रिफ्रैक्शन, ये बात आपको विशेष तौर से यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो भी इमेज बनती है वो एकदम रियल इमेज बनती है, रियल बनती है इमेज, और पूरी सीधी बनती है। जैसे हम खड़े हैं ऐसे ही बनेंगे, ऐसा तो नहीं भी पैर है वो ऊपर दिखाई देंगे सर नीचे होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना यहाँ पे। तो इससे हम क्या कहते हैं, रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट आपकी इमेज बनेगी। क्लियर है ना यहाँ पे इस प्लेन मिरर के बारे में। चले इसमें आपके स्फेरिकल मिरर में, चलो ठीक है। स्फेरिकल मिरर के अंदर पहली बात तो इनकी डेफिनेशन, दोनों की डायग्राम याद है तो डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, कॉनकेव मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर जितनी भी आपके रे आएगी उसको एक पॉइंट पे क्या कर देगी, यहाँ पे कन्वर्ज कर देगी, इसीलिए इसको यहाँ पे कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर, ये आपकी क्या हो जाएगी, डाइवर्जिंग, क्योंकि जो भी आपकी रे आएगी इसको यहाँ पे इस प्रकार से आपके
डाइवर्ज कर देगी, तो ये कौन सी हो जाएगी यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर होगी। सही मेन पॉइंट इसमें यही ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक तो एरो का चिन्ह विशेष तौर से, तो एरो का चिन्ह नहीं लगाएगा तो नंबर कटेंगे, और एरो का चिन्ह लगा दिया तो सही है, गलत भी लगा दिया तो भी नंबर कटेंगे। तो एरो का चिन्ह विशेष तौर से ध्यान रखना, भाई लाइट किस तरफ से आ रही है और वापस किस डायरेक्शन में जा रही है, ये सामने वाले को पता चल जाता है। अब हमें तो पता भाई हमने इस तरफ से उस तरफ डाली है, अगर एरो के चिन्ह नहीं लगे तो कॉपी चेक करने वाले क्या पता रहेगा भाई किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से डाली है ना। तो ये एरो का चिन्ह ध्यान में यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान। तो ये तो आपके हो जाएगी यहाँ पे कन्वर्जिंग और ये कौन सा हो जाएगी यहाँ पे डाइवर्जिंग हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक तो बात। चले नेक्स्ट यहाँ पे, नेक्स्ट बात यहीं पे ध्यान रख लेना कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जितनी भी इमेज बनती है वो हमेशा आपके रियल और आपकी इरेक्ट बनती है, रियल और इरेक्ट। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा जितनी भी इमेज बनेगी वो आपकी कैसी होगी यहाँ पे वर्चुअल और इन्वर्टेड, सॉरी आपकी सीधी को क्या बोलते हैं, इसके द्वारा उल्टी बनेगी तो इसके द्वारा इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो गया, और यहाँ पे इरेक्ट का मतलब एकदम सीधा, वर्चुअल एंड सीधी इमेज बनेगी यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक तो चीज़। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कुछ मिरर से संबंधित कुछ डेफिनेशन है, उन डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि आपकी मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन है वो कितने प्रकार की होती है। तो मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले आपको डेफिनेशन यहाँ पे ध्यान में रखनी है, सी की डेफिनेशन। सी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कह दो बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक अलग भी डेफिनेशन होगी, इसको हम कहेंगे यहाँ पे सी पॉइंटर। देख क्या नाम लिखा है वो इसका, सी का रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है क्या, इसमें नोट्स में देख मैंने क्या नाम लिखवाया, सी से रिप्रेजेंट क्या करते हैं, हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं, इंग्लिश में देखते हैं सी फॉर सेंटर ही है ना, डायरेक्ट लिखा हुआ। चलो सेंटर। तो यहाँ पे ध्यान में रखना जो भी हम मिरर बनाते हैं, जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपके कॉनकेव मिरर है और ये कौन सा आपकी कॉन्वेक्स मिरर। ये आपके पहले क्या होता है, किसी ना किसी एक यहाँ पे पूरा एक गोले का भाग होता है ना एक, ठीक है, और ये भी इधर वाला क्या होगा, पूरे गोले का भाग होगा। तो इसका कुछ सेंटर पॉइंट होगा, इसका भी कुछ क्या होगा सेंटर पॉइंट। अच्छा सॉरी, सेम ही बना दिए दोनों। ठीक है, दोनों सेम ही बना दिए। ठीक है, कॉनकेव बना दिए दोनों। तो इसमें ध्यान में रखना, ये अगर इधर से यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर होता है उसको एक किसी भी गोले का भाग मानते हैं, और इसका जो सेंटर आपके मेन केंद्र बिंदु होगा, जो मेन सेंटर पॉइंट होगा, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे सी कहते हैं। और इसके अंदर भी ये सेम होगा, यहाँ पे सी, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस यही ध्यान में रखना है कि कोई भी आपके मिरर है वो एक पूरे गोले का भाग होता है, और उस गोले के केंद्र बिंदु को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र या फिर सी कहा जाता है, सेंटर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके ये मिरर है, इस मिरर का यहाँ पे जो आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस है यही है पूरी। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस का मिड पॉइंट ये आपकी क्या कहलाएगा, यहाँ पे पोल कहलाएगा, ध्रुव। इंग्लिश में कहते हैं इसको पोल, क्या कहते हैं इसको पोल, और इसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया पोल की डेफिनेशन यहाँ पे कि रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है इसका मिड पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल। फिर नेक्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन आती है, दो हो गई, तीसरी होती है यहाँ पे मेन एक्सिस की डेफिनेशन। किसकी होती है यहाँ पे, मेन एक्सिस। मेन एक्सिस का मतलब आपकी सेंटर पॉइंट और पोल को मिलाने वाली जो आपकी एकदम ये लाइनिंग है ना, स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं यहाँ पे मेन एक्सिस कहा जाता है। क्लियर है ना यहाँ तक। नेक्स्ट देख डेफिनेशन फोर्थ नंबर डेफिनेशन ये होती है, मेन एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे, ये मेन एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और मेन एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो भी रे है ये आपकी रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट से आपकी निकलती है, ये ऐसे जा रही थी और यहाँ से इस पॉइंट से निकलती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं मेन फोकस। क्या कहते हैं, मेन फोकस। तो मेन फोकस की डेफिनेशन हो गई। बस डायग्राम याद रखना है, सारी जो डेफिनेशन है वो हमें यहाँ पे याद हो जाएगी। इस मेन फोकस को हम यहाँ पे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर डेफिनेशन हो जाएगी हमारे सामने यहाँ पे रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगी भाई, पोल से लेकर आपकी ये सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस से होगी ना यहाँ पे। चलो रेडियस क्या होगी। 6 नंबर आपकी यहाँ पे जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे फोकल लेंथ। क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। बता क्या होगी फोकल लेंथ की डेफिनेशन,
फ्रॉम पोल टू हाँ, फोकस। पोल टू फोकस, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे फोकल लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे 7 नंबर जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, वो 7 नंबर डेफिनेशन आपकी सबसे लास्ट में, मैंने इंग्लिश में पता नहीं क्या लिखा था, हिंदी में कहते हैं द्वारक, डायामीटर ऑफ, ऐसा ही कुछ है, देख डायामीटर कुछ नाम है। ये इसका जो डायामीटर होगा ना, ये पूरा पूरा ये इस सरफेस आपकी, जो आपकी रिफ्लेक्टेड सरफेस का डायामीटर, हाँ अपर्चर, जो सरफेस आपकी रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है, इसका जो आपकी डायामीटर है, यही क्या कहलाएगा, आपके अपर्चर। ठीक है, अपर्चर, ये आपको विशेष तौर से इसको इंपॉर्टेंट लगा के याद रखना। क्लियर है, यहाँ पे टोटल आपकी 7-8 परिभाषा, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक हमारे पास रिलेशनशिप आता है आर एंड एफ के मध्य रिलेशनशिप, वो क्या होता है, R इक्वल टू 2F होता है, R इक्वल 2F, ये ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे R का मान दिया हुआ रहेगा, F का मान नहीं दिया हुआ रहेगा, तो R का मान है तो F का आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, वो आता है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ आपकी लाइट ये वे आती है। ठीक है, कौन कौन सी रे होती है, तो उसके अंदर यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ रे के कुछ रूल है, पहले उन रूल को ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पे कौन सा हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, ये क्या हो जाएगा C, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे F हो जाएगा। बंद तो नहीं हो गया, तो इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे पहले आपके मेन एक्सिस के पैरेलल जाने वाली जो भी लाइट रे है, वो हमेशा कहाँ से जाएगी, पता, फोकस से जाएगी। हो गया पहला रूल यहाँ पे। सेकंड रूल देख इसमें, यहाँ सेकंड रूल हो जाएगा भाई कि अगर यहाँ पे लाइट रे को अगर हम यहाँ पे विपरीत डायरेक्शन के अंदर ऐसे गुजार दें, वापस मेन फोकस है, तो आपकी यहाँ पे मेन एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। 2 रूल हो गए। तीसरा रूल देख, तीसरा रूल यहाँ पे ये होता है कि पोल से जाने वाली कोई भी लाइट रे है, वो आपके वापस आपके उसी एंगल पर उसी मीडियम के अंदर वापस चली जाए। ये आपके कौन सा हो गया, तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल होता है यहाँ पे कि आपके जो सेंटर पॉइंट है, इससे जाने वाली जो प्रकाश की रे है, ये बिना मुड़े, कोई भी टर्न ना होगा, उसी डायरेक्शन के अंदर वापस चली जाती है। ये आपकी क्या होगा, यहाँ पे टोटल 4 रूल ध्यान में रखने। कितने हो जाएंगे, 4। एक तो पैरेलल जाने वाली कहाँ से आएगी, मेन फोकस से, मेन फोकस से जाने वाली कहाँ से, पैरेलल। फिर आपके यहाँ पे पोल से जाने वाली उसी डायरेक्शन के अंदर, उसी एंगल के अंदर, यहाँ पे आपके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चली जाएगी। पोल पे डालेंगे तो उस डायरेक्शन में, हाँ ये इस डायरेक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे C से आई तो वापस किस तरफ जाएगी, C से, यहाँ से मिरर से टकराने के पश्चात वापस C से जाएगी। अब इनमें से हमें यहाँ पे 2 रे ध्यान में रखनी है। इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें हमेशा 2 रे चाहिए, ठीक है। ले तो कोई भी सकते हैं, कोई भी अगर 2 रे लेंगे ना, उसके द्वारा इमेज बनेगी एकदम। लेकिन नॉर्मली हम जो ज़्यादातर इमेज जो आपके रे यूज़ लेते हैं, वो ये लेते हैं, एक तो मेन एक्सिस के पैरेलल जाने वाली मेन फोकस से, और वापस अगर हम यहाँ पे इसको मेन फोकस से गुजारे तो वो आपके मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 रे हमें यहाँ पे काम में लेनी, बाकी वाले काम में नहीं लेनी। बस इनको ध्यान रखना है किधर से जाएगी तो वापस कहाँ से जाएगी। तो अब देखो इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी होती है, पोजीशन कितनी होती है टोटल इमेज फॉर्मेशन की, 6 पोजीशन होती है। एक का डायग्राम बताऊँ या एक जगह वो सारा बना के, एक जगह बता दो ना। ये हो जाएगा यहाँ पे सेंटर पॉइंट, ये हो जाएगा आपका F, और ये हो जाएगा सेंटर पॉइंट। बस कुछ नहीं करना आपको, इसमें गिनती याद रखनी 5 तक। ये आपके 1, ये आपके 2, 3, 4 और 5, बस बना दो नीचे, हो गया। तो सबसे पहले 5 कंडीशन तक है, 5 कंडीशन तक जो भी इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल और आपको पता है घर के अंदर जो मिरर होता है उसके सामने हम खड़े होते हैं, तो दूर है तो हमारी इमेज छोटी बनेगी, पास में जाएंगे तो इमेज क्या बनेगी,
तो सेम ही यहाँ पे फर्स्ट नंबर कंडीशन के ऊपर इमेज है तो उसकी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, हमेशा ऑब्जेक्ट मेन एक्सिस के ऊपर रखा जाता है और जो इमेज बनेगी आपके मेन एक्सिस के नीचे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना 1 नंबर पे आपके देखो ये आपकी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दूर है और इसकी इमेज यहाँ पे दूर है तो क्या बनेगी, एकदम छोटी बनेगी, पॉइंट साइज में सारा लिखा हुआ है, क्लियर है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे। सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या होगा आपके, यहाँ पे इन्फिनिटिव और यहाँ पे सी के मध्य या फिर बियॉन्ड सी भी कह सकते हैं इसको हम यहाँ पे। तो इसका जो इमेज है वो आपकी सी एंड एफ के मिड में बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो इमेज की साइज होगी वो आपके इस ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी। नेक्स्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर ही बनेगी यहाँ पे और सेम साइज होगी। नेक्स्ट यहाँ पे सी एंड एफ के बीच में है तो जो इमेज है वो आपकी बियॉन्ड सी बनेगी यहाँ पे 4th नंबर कंडीशन पे, या फिर इन्फिनिटिव या सी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट यहाँ पे एफ पर है तो एफ पर 5 नंबर कंडीशन पे तो इमेज आपके कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटिव पे बनेगी। 5 कंडीशन क्लियर। लेकिन छठी आपकी जो छठी कंडीशन है उसके अंदर हमें विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जिसके आपके सामने कॉनकेव मिरर, यहाँ पे एफ और यहाँ पे क्या आपकी सी, आपकी बार इमेज होती है वो कहाँ पे चली जाती है, आपके पोल एंड यहाँ पे मेन फोकस के बीच में। तो एक तो रे यहाँ पे सीधी जाएगी, ठीक है, और सीधी जाने वाली हमेशा कहाँ से गुजरती है, आपके इस मेन फोकस से गुजरेगी, क्योंकि ये पैरेलल है ना, थोड़ी बहुत भी हो लेकिन पैरेलल है ना, तो पैरेलल जाने वाली मेन फोकस से। वापस आपके जो रे है, एक हमने 4 रे बनाई थी, 2 रे तो इन सब में काम आई, लेकिन एक यहाँ से नई रे निकालते और वो रे होती है यहाँ पे पी से, और ये विपरीत डायरेक्शन में चली जाती है। ये लो आपकी विपरीत डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ पे देखो ये पैरेलल नहीं जा रही, आगे जाकर फैलती जा रही है इस प्रकार से, तो इनको पीछे की ओर यहाँ पे मिलाएंगे तो ये आपकी इस प्रकार से यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं मिलती है, ठीक है, वर्चुअल होगी, ठीक है, रियल। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो इमेज बनेगी वो इमेज कहाँ पे बनेगी, आपके मिरर के पीछे, बियॉन्ड मिरर, ठीक है, बियॉन्ड मिरर, और इमेज बहुत बड़ी बन रही है तो लार्जेस्ट इमेज होगी, एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। तो मतलब ये इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। बस इसमें एक टॉपिक रहता है बाकी, और वो रहता है यहाँ पे आपके, एक तो ये अपवर्तना को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, वो तो आएगा उसमें लेंस के अंदर आएगा, लेंस में आएगा, वो लेंस में आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, इसमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके जो चिन्ह है वो कैसे ध्यान में रखें, एफ यू वी क्या है, ये कौन से माइनस आएंगे और कौन से प्लस आएंगे। मुझे स्कूल में अब किताब देखने की जरूरत ही नहीं, ऐसे लिखा था बस, थोड़ा चलते रहो। तो फिर वो क्वेश्चन कराने नहीं होगी, नोट्स में आ गए सारे क्वेश्चन आंसर, इसके न्यूमेरिकल वो तो मैं करवा देता हूँ, वो ऐसे बोलते नहीं, आपको करना चाहिए, नोट में आ गए, बहुत शांत बच्चे हैं, मेरे से शांत ही रहते हैं। तो एक सीरियस जरूर है, मैं तो बोलता हूँ, पूछते ही नहीं है। मेरे क्लास में जरूर है, मतलब क्वेश्चन चाहिए बहुत सारे 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 नीचे जाते हैं सीधा ऑफिस में नीचे बिल्कुल पिछले वाला वो साइंस वाले टीचर ऐसे चलेंगे, ये क्या इसमें देख, यहाँ से आपकी सारी आपकी मेन पोल से आपकी डिस्टेंस आपके यहाँ पे मापी जाती है। इधर वाली सारी डिस्टेंस किस में होगी, पॉजिटिव में, इधर वाली किस में होगी, नेगेटिव में, ऊपर वाली पॉजिटिव में, नीचे वाली नेगेटिव में। तो हमें पता है इसमें तो यहाँ पे यू होता है एक, तो यू क्या होता है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फ्रॉम मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हमेशा किस में होगा, नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट सारे इसी तरफ होते हैं। नेक्स्ट वी है, वी आपके क्या होगा इसमें, यहाँ पे ध्यान में रखना, ये भी आपके नेगेटिव होगा, क्या होगा, क्योंकि आपके इसी तरफ बनते हैं, सारे नीचे बनते हैं। नेक्स्ट आपके एफ है, फोकल लेंथ है, ये यहाँ पे इधर से इधर आएंगे तो ये भी किस में होगा, माइनस। नेक्स्ट आपके एच डैश है, मतलब आपके यहाँ पे इमेज की हाइट, तो ये भी क्या होगी, नेगेटिव। बस एच है, इसको हमें क्या ध्यान में रखना है, पॉजिटिव, बाकी वाले सारे क्या होंगे, नेगेटिव। ये किसके हैं यहाँ पे, कॉनकेव। अब मिरर लेंस कुछ याद नहीं रखना, अगर लेंस आए तो लेंस में रख दो, ये मिरर आए तो मिरर में रख दो, सेम ही होंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे एक बार कॉनकेव की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो कॉनकेव निकालने के लिए थोड़ा हम यहाँ पे कॉनकेव लेंस बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, ये आसान रहेगा। यहाँ पे ये F1 और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, 2F1 कह दो या C2 कह दो,
ये आपके कौन सा हो जाएगा F2 और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 2F2। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगी वो आपकी इस तरफ रखा जाता है, तो वो आपकी U क्या होगा इसमें माइनस में होगा। हमेशा जो इमेज बनेगी वो आपकी इस तरफ बनेगी पॉइंट से, तो ये कौन सा हो जाएगा यहाँ पे V पॉजिटिव में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना आपकी जो फोकल लेंथ है वो आपकी इस तरफ ही रहेगी ना, यही फोकल लेंथ इसमें मेन रहती है, तो ये आपकी F बराबर क्या होगा इसमें पॉजिटिव हो जाएगा। H की हाइट H डैश हमेशा H क्या होगा हमेशा इसमें पॉजिटिव, लेकिन H डैश इसमें भी क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव। याद रहेगी चीज़ें यहाँ पे। चले आगे, और तो कोई चिन्ह रहे नहीं इसमें। ठीक है, 6 कंडीशन बना ली हमने यहाँ पे, लेकिन आपके 2 कंडीशन किसकी कॉन्वेक्स की भी वो भी तो बना के देख ले, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के अंदर कोई भी पूछ सकता है। ये आपके कॉन्वेक्स हैं, एक तो हो जाएगी यहाँ पे आपके कौन सा यहाँ पे P, इधर आपके F होता है और इधर भी क्या होता है C। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, एक तो यहाँ पे इमेज हो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके इन्फिनिटिव पे होगा, तो आपकी मेन क्या होगा इस तरह से यहाँ पे पैरेलल जाएगी रे, और इसको क्या कर देगा डाइवर्जिंग कर देगा, तो इसको पीछे की ओर यहाँ पे मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये आपके F की ओर मिलती हुई प्रतीत होती है, रियल में नहीं लगता है। इसीलिए तो हम यहाँ पे नेचर के अंदर लिखते हैं ये आपकी जो इमेज की नेचर होगी वो कैसे होगी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे अब क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट ये F और यहाँ पे क्या हो जाएगा C और यहाँ पे क्या हो जाएगा P। अब की बार यहाँ पे जो इमेज होगी वो आपके यहाँ पे पोल और इन्फिनिटिव के कहीं पर भी क्या आप बीच में रख दो, ये लो हमने यहाँ पे रख दी। ठीक है, तो एक तो क्या जाएगी यहाँ पे पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने वाली कहाँ से जाएगी यहाँ से, ये जाएगी आपके मेन फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी मेन फोकस से पैरेलल जाएगी, मेन एक्सिस की पैरेलल, तो वो कहाँ से गुजरेगी आपके यहाँ पे मेन फोकस से। लेकिन ये हमेशा क्या करता है यहाँ पे वर्चुअली करता है हर एक चीज़ को, तो वर्चुअल यहाँ पे इसे प्रतीत होगी, ऐसा लग रहा है कि मेन फोकस से आ रही। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरी रे है और दूसरी रे को हमें गुजारना है यहाँ पे मेन फोकस से गुजारना। कहाँ पे डालना है मेन फोकस पे, मेन फोकस में जाएगी C से गुजारेंगे, C की तरफ मेन फोकस की तरफ डालेंगे। मेन फोकस में बन रहा है क्या देख, या P या F के मध्य बनेगा इसमें इमेज। एक ही 2 कंडीशन बना ही नहीं कंडीशन F और P के बीच में एक तो पैरेलल चली गई। चलो हाँ ठीक है, मतलब ये जो आपकी रे है इस रे को गुजारना है यहाँ पे P से गुजारना। कहाँ से गुजारना, तो ये आपके इस डायरेक्शन के अंदर जाएगी यहाँ पे। अब ये ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये जो रे आ रही है यहाँ से आ रही है पीछे से, यहाँ से, तो ये आपकी इमेज यहाँ पे बनेगी P और F के बीच। ठीक है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना भैया, क्योंकि बहुत डाउट भी रहता है इसके अंदर कौन सी रे किस तरफ आएगी, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना। बाकी वाले बस चलो नॉर्मल है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम किसके बारे में, यहाँ पे लेंस। चले लेंस, क्वेश्चन आंसर तो देख लेना, न्यूमेरिकल एक बार मैंने करवा दी, न्यूमेरिकल भी दूंगा मैं टेस्ट में। पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन। यूज ध्यान में रखना लेंस के। ठीक है, ये आपकी रे आई, ये आपकी नॉर्मल इस डायरेक्शन में ऐसे चली जाएगी यहाँ पे, थोड़ा इसका जो वे का जो आपके पथ होता है वो आपके चेंज हो जाता है, ये आपके क्या कहलाता है यहाँ पे रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, आने वाली इंसिडेंट ये निकलने वाली जो आपकी रे है इसको यहाँ पे रिफ्रैक्शन रे कहा जाता है। यहाँ पे कोण I, यहाँ पे कोण R, इन दोनों का कोण का मान सेम हो जाएगा यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे साइन I अपॉन जो साइन R होता है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं स्नेल का नियम कहते हैं। किसका नियम, रूल ऑफ स्नेल कहा जाता है, साइन I अपॉन साइन R, ये ध्यान रखना। वही बाकी वाला एक तो सेम हो जाएगा इनका रूल कि ये तीनों आपके सेम ही पॉइंट पे होते हैं। अब इसके बाद में हम वो सेम ही बात पढ़ते भी आपकी इस यहाँ पे जो लेंस है इस लेंस के टाइप कितने हो जाएंगे। लेंस के 2 टाइप होते हैं मेन। ठीक है, एक तो कौन सा जाएगा यहाँ पे कॉनकेव और एक कौन सा जाएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स। कॉनकेव के अंदर जो आपके इसका जो यहाँ पे रिफ्रैक्शन जो सरफेस होगा वो आपकी क्या होगा इनसाइड होगा, और यहाँ पे कॉनकेव के अंदर क्या पे होगा यहाँ पे आउटसाइड।
एक मिरर के अंदर ध्यान में रखना जो आपकी पॉलिश की जाती है पीछे वो आपकी या तो सिल्वर या फिर चांदी की होती है, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम या फिर सिल्वर की होती है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये आपके क्या करेगा कि जो भी रे जाएगी उसको यहाँ पे डाइवर्जिंग कर देगा, तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं यहाँ पे डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। और इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे कन्वर्जिंग। मतलब वहाँ पे मिरर के अंदर जो चीज़ आपकी कॉनकेव के अंदर हो रही थी वो आपके लेंस के अंदर किसके अंदर होगी, कॉन्वेक्स के अंदर, और जो वहाँ पे कॉन्वेक्स के मिरर के अंदर हो रही थी वो किस में होगी यहाँ पे कॉनकेव, इसमें कॉनकेव लेंस के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखना आपकी वही इमेज रूल, रे के इमेज रूल आ जाएंगे, बस यही आपको ध्यान में रखना है। एक मैं बता देता हूँ सारी यहाँ पे, ये आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे F2, ये हो जाएगा आपका C2, ये F1 और ये आपकी क्या हो जाएगी C1। एक तो पैरेलल जाने वाली कहाँ से जाएगी, हमेशा आपकी मेन फोकस से, और यहाँ पे अगर मेन फोकस आ रही है तो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी। दो रूल हो गए। तीसरा रूल ये आता है यहाँ पे कि आपकी ये जो आपकी बीच वाला सेंटर आपकी P है ना, इसको भी हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, कुछ और कहते हैं इसको, देख ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। तो इससे जो भी आपकी रेज आएगी वो आपकी बिना मुड़े किसी तरफ टर्न नहीं होगी, वो आपकी डायरेक्ट चली जाएगी। बस ये 3 रूल इसमें ध्यान में रखें। कितने रूल है, 3 रूल, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ से इसके इमेज फॉर्मेशन, वही 3 कंडीशन याद रहेगी या बताऊँ, याद रह जाएगी ना, बस यहाँ ही पे हमें वो गिनती लिखनी भाई 1 2 3 4 और 5। इधर वापस हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर वाली C1 पे, तो यहाँ पर कहाँ पे बनेगा C2 पर। यहाँ पे आपके इन्फिनेटिव पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी F2 पर बनेगी, ठीक है। ये सारी कंडीशन हमें बस ध्यान में रखनी है। चले आगे, बाकी वाले जो इसके अंदर जो चिन्ह है वो याद रह जाएंगे, किस तरफ कौन से रहेंगे। और एक यहाँ पे जो मिरर फॉर्मूला था तो वो क्या था, 1/f बराबर 1/v + 1/u। लेकिन इसी के अंदर यहाँ पे मैग्नीफिकेशन भी था ना यहाँ पे मिरर के अंदर, और मैग्नीफिकेशन m बराबर क्या होता है यहाँ पे v/u, -v/u बराबर h'/h। ये कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पे मिरर के अंदर, यहाँ पे मैग्नीफिकेशन हो जाएगी। मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन ये है, रेशियो कर दो, किस किस का रेशियो, यहाँ पे इमेज की हाइट और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो का क्या कहलाता है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन, या फिर इमेज की डिस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का जो रेशियो का वही क्या कहलाएगा यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कहलाएगा। याद रहेगी सारी चीज़ यहाँ पे। बस इसी प्रकार हमें अगर लेंस के बारे में ध्यान में रखना, बस लेंस में ये जो चिन्ह है ना यहाँ पे ऊपर, वो वहाँ पे क्या कर दो, चेंज कर दो, 1/f बराबर 1/v - 1/u, ये आपके लेंस फॉर्मूला। और यहाँ पे लेंस के अंदर अगर हम मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे तो v/u बराबर h'/h। बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक। तो इसके बाद में हमारे सामने आते हैं यहाँ पे पावर ऑफ लेंस। इसके बाद आते हैं यहाँ पे पावर ऑफ लेंस, इसी में है ना पावर ऑफ लेंस वाला, है ना, डायोप्टर होती है, तूने कमेंट भी किया था, हाँ सर डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस। तो इसमें अनेक सारे जो लेंस है उनको साथ में मिला दिया जाता है। अगर उसका पूछा हमें यहाँ पे कि नॉर्मली पहले आपकी पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है, P बराबर 1/f, किस में होना चाहिए यहाँ पे, मीटर में होना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में है तो ऊपर क्या रखना है, 100/f रखना है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे मीटर में है तो कुछ नहीं रखना, और फोकस का मान अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमें क्या करना, ऊपर 100 रखने पड़े, 100 रखने पड़ेंगे। और इसी प्रकार यहाँ पे अनेक सारे अगर लेंस जोड़ दे तो उसका वहाँ पे टोटल आपके जो पावर ऑफ लेंस की होगी P1 P2 बराबर Pn हो जाएगी। Pn का मतलब जो भी आपके लास्ट तक जो पॉइंट हो, अंतिम पॉइंट, याद रहेगी ये चीज़। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, f का मान कौन से लेंस के लिए माइनस रहेगा, कौन से लेंस के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए माइनस रहेगा या कॉन्वेक्स के लिए माइनस रहेगा, कॉन्वेक्स के लिए माइनस रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो कॉन्वेक्स जो मिरर है, लेंस है, उसके अंदर अगर f की वैल्यू यहाँ पे माइनस आ रही है, आएगी ना। तो अगर f की वैल्यू माइनस आ रही तो हमें पता चल जाएगा कि जो आपके इसके अंदर जो भी आपके ये लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स के अंदर, यहाँ पे अगर ध्यान में रखना f की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो हमें पता चल लग जाएगा कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स होगा। क्योंकि कॉन्वेक्स के अंदर यहाँ पे f यही तो ली जाती है, इधर वाली F2, तो ये आपकी यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना। तो अगर किसी का भी लेंस अगर पॉजिटिव में है तो आप बता सकते हो कौन सा लेंस है, कॉनकेव, और अगर नेगेटिव में है तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉनकेव। हो गया कंप्लीट चैप्टर, ठीक है।